नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राष्ट्रपति महोदय पर विशद रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे देश में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और राष्ट्रपति महोदय के बाद जो हमारे दूसरे नंबर पर सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति महोदय की बात करें तो वरीयता क्रम में जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनका जो स्थान आता है वरीयता क्रम में, वो कौन सा स्थान है भाई? दूसरा स्थान है। यानी कि हमारे देश में वरीयता क्रम में पहले स्थान पर राष्ट्रपति महोदय, जिनके बाद में उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति महोदय के पद की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति महोदय का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। आपने पढ़ा होगा, मूल अधिकार भी हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। अब हम उपराष्ट्रपति महोदय के पद की विस्तार से एक एक अनुच्छेदों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अनुच्छेद 63 पर। अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान का कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद का जो सृजन हुआ है वो अनुच्छेद कौन सा है भाई? 63। ठीक है। अब हमें पता है हमारी संसद 3 अंगों के मिलने से बनी होती है। ठीक है। एक का नाम है राष्ट्रपति, एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। राज्यसभा एक हाउस है, तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए कोई ना कोई तो सभापति या अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है। 2 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुच्छेद 89 की। क्या कहता है अनुच्छेद 89? कि राज्यसभा में एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे। भाई, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना, राज्यसभा की कार्यवाहियों को स्थगित करना, राज्यसभा में कौन व्यक्ति को कब बोलना है, कितनी देर बोलना है, इन सब बातों के संचालन के लिए, ठीक है, कोई तो चेयरपर्सन होना चाहिए। तो अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 64 पर। अब अनुच्छेद 64 स्पष्ट रूप से कह देता है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखते हैं। इनका मतलब होता है जो भी उपराष्ट्रपति महोदय की कुर्सी पर महानुभाव आएंगे वो राज्यसभा की कार्यवाहियों का अपने आप, मतलब वो उसके सभापति बन जाएंगे। अब जैसे हमें पता है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन जी। तो अब हमें पता है कि राज्यसभा के हमेशा जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो मैं कहूँ राज्यसभा का पहले सभापति कौन थे? तो पहले सभापति कौन हो जाएंगे? मतलब पहले उपराष्ट्रपति, और पहले उपराष्ट्रपति कौन है? एस राधाकृष्णन जी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय की योग्यताओं की। साथियों, जो उपराष्ट्रपति महोदय की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में दे रखा है वो अनुच्छेद कौन सा है? 66। ठीक है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति महोदय की योग्यताएं हैं। कौन कौन सी योग्यताएं? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसे भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। अब हम दूसरी योग्यता की बात करते हैं। तो दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु। और यदि मैं न्यूनतम आयु की बात करूं तो न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई? 35 वर्ष होती है। ठीक है। राष्ट्रपति महोदय के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी थी? 35 वर्ष। अगर हम तीसरी योग्यता की बात करें तो वो लाभ के पद पर ना हो। देखो, ये हम राष्ट्रपति महोदय के समय भी जान चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, और चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो चाहे राज्य सरकार के मंत्री हो, वो लाभ के पद पर नहीं आते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट सिटिंग जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो कौन है? एम वेंकैया नायडू। अब मान लीजिए एम वेंकैया नायडू जी, अभी कुछ समय बाद उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव होंगे, मान लीजिए एम वेंकैया नायडू जी पुनः उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में भाग लेना चाहते हैं, तो क्या उनको उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन करना पड़ेगा? नहीं। वो चाहे तो रिजाइन करें, अगर वो चाहे तो वो नहीं भी रिजाइन करें, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ के पद में नहीं आता है। तो हमने जाना भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। लाभ के पद पर ना हो। और यदि हम
नेक्स्ट योग्यता की बात करें तो वो राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता हो। अब यहां हम लोग एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो मैंने बोला है राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, अपितु राज्यसभा में वो सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। तो ये जितनी भी योग्यताएं हैं ये आर्टिकल 66 में, और मैं उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार पुनः सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति महोदय की जो योग्यताएं हैं उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 66 में है। वो भारत के नागरिक हों, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वो लाभ के पद पर ना हो, और वो राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हो। साथियों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की इलेक्टोरल कॉलेजियम अर्थात निर्वाचक मंडल के बारे में। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो संसद के सभी सदस्य, आज के बाद आपसे कोई पूछे बताइए उपराष्ट्रपति महोदय को कौन चुनते हैं, तो उपराष्ट्रपति महोदय को संसद के सभी सदस्य चुनते हैं। हमें पता है राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय 12 ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा इत्यादि जो क्षेत्र होते हैं सब अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट धुरंधर होते हैं, तो उनके 12 व्यक्तियों को हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करते हैं। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन करते थे, वो प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है 2019 के। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, एक अच्छा सवाल, मान लीजिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य की सीट रिक्त है। मान लीजिए कोई एमपी महोदय ने त्यागपत्र दे दिया, या किसी एमपी महोदय ने निधन हो गया किसी एमपी महोदय का, तो क्या उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव को टाला जाएगा? नहीं। अगर निर्वाचक मंडल में कोई पद रिक्त है तो भी उपराष्ट्रपति का महोदय का चुनाव होकर ही रहेगा। अब हम आते हैं निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। आपको याद होगा राष्ट्रपति महोदय की निर्वाचन प्रक्रिया हम लोगों ने अनुच्छेद 55 में पढ़ी थी, और जिस प्रकार से निर्वाचन विधि राष्ट्रपति महोदय की है वो निर्वाचन विधि या निर्वाचन प्रक्रिया उपराष्ट्रपति महोदय की है, और ये अनुच्छेद भी 66 है। ठीक है, योग्यताएं भी किस अनुच्छेद में है भाई? 66 में। आप याद करो राष्ट्रपति के समय मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले बताया था अप्रत्यक्ष रूप से। भाई जनता जो चुनती है वो तो क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष रूप से। और अगर जनता नहीं चुनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखना राष्ट्रपति महोदय को भी यही प्रोसेस से चुनते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को भी इसी प्रोसेस से चुनते हैं, और राज्यसभा को भी इसी प्रोसेस से चुनते हैं। जो कुछ इनमें बेसिक डिफरेंस है उन पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो हम उपराष्ट्रपति महोदय को कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि डायरेक्टली जनता तो चुनती नहीं है। फिर हमने जाना आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हम इसको चुनते हैं। अच्छा, एकल संक्रमणीय को हम एकल हस्तांतरणीय भी कह सकते हैं। हस्तांतरणीय, ठीक है, ट्रांसफर जो वोट हो जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे थोड़ा सा। तो एक बार पुनः बोलो, हम कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हम चुनते हैं। देखो, चुनाव की 2 पद्धतियां होती हैं। एक तो आप देखते हैं जैसे हमारे सरपंच को चुनते हैं, जैसे हमारे वार्ड मेंबर को चुनते हैं, भाई जिसको सर्वाधिक वोट मिल गया, चाहे वो एक ही वोट ज़्यादा मिल गया। जैसे हम लोग विधानसभा सदस्यों को चुनते हैं, जैसे हम लोकसभा सदस्यों को चुनते हैं, तो इनमें चाहे एक ही वोट फालतू मिल जाता है, एक वोट अधिक मिल जाता है, तो वही क्या हो जाता है? विजेता घोषित हो जाता है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, जो सबसे आगे होता है ना वही विजेता होता है। एक तो ये पद्धति होती है, और दूसरी पद्धति जो होती है वो कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। अगर हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बात करें तो इसमें मत वरीयता क्रम में देते हैं।
भाई न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, और यदि न्यूनतम मत नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में जिसको सबसे कम वोट मिले ना, उसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरण कर दिया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एकल हस्तांतरणीय व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपके समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को भी हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। एक बात बताना भूल गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त मतदान। राष्ट्रपति महोदय को भी कैसे चुनते हैं, गुप्त मतदान से चुनते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय को भी कैसे चुनते हैं, गुप्त मतदान से। भाई कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक राष्ट्रपति हैं, एक उपराष्ट्रपति हैं और एक राज्यसभा है। इन तीनों को हम कैसे चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनको तो हम कैसे चुनते हैं, गुप्त मतदान से। लेकिन ध्यान रखना, राज्यसभा में गुप्त मतदान से राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान रखना है। दो तीन बातें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो कहीं ना कहीं हमारी गलत हो जाती हैं। अगर मैं कहता हूं राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन कौन करवाता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन कौन कराता है भाई, चुनाव आयोग करवाता है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग का वर्णन हमारे संविधान में दे रखा है। तो निर्वाचन कौन करवाता है, उपराष्ट्रपति महोदय कौन करवाता है, चुनाव आयोग। निर्वाचन कौन करते हैं, तो इसमें आपका सवाल आएगा संसद के सभी सदस्य। अब मेरा तीसरा सवाल, अगर उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन से संबंधित किसी अयोग्यता का कोई प्रश्न उपस्थित हो गया तो फिर उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो आप जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय के समय मैंने बताया था, उसके निर्वाचन की सुनवाई केवल और केवल कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। और ये आर्टिकल भी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 71। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर किसी भी अयोग्यता का कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और मान लीजिए भाई आज हमारे यहाँ किसी उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हुआ और उसमें हमारे उपराष्ट्रपति महोदय विजेता हो गए और उसकी अयोग्यता का कोई ना कोई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब उसका फैसला 2 साल बाद आता है या 3 साल बाद आता है, तो 3 साल तक तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करते हुए, या फिर हो सकता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत सारे कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। शून्य घोषित हो गया तो क्या उन्होंने पदावधि के दौरान जो कार्य किए क्या वो अवैध घोषित होंगे, नहीं। अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उनके द्वारा किए गए कार्य अवधिमान्य नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये आर्टिकल कौन सा है, 71। एक बात और, राष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य निकाला जाता है, जिनमें हमने विशद रूप से चर्चा की थी, वो जनसंख्या पर आधारित निकाला जाता है। बताया भी था, राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य 129 होता है, हम लोगों ने खूब चर्चा की थी। सर्वाधिक कहाँ का है, यूपी का है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पे है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत का मूल्य नहीं निकाला जाता है, अपितु उसको गिना जाता है। तो ये भी एक बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के शपथ से संबंधित प्रावधान की। देखिए, अगर हम शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति महोदय जिस अनुच्छेद के तहत इनकी शपथ का वर्णन कर रखा है वो अनुच्छेद कौन सा है, 69। हम जानते हैं उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं भाई, राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाते हैं। और हमने जो राष्ट्रपति पढ़ा था, तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। वो आर्टिकल कौन सा है, 69। ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। आपको याद होगा, राष्ट्रपति महोदय हमारे देश के संविधान की रक्षा एवं लोगों के जन कल्याण की शपथ लेते हैं। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय किसकी शपथ लेते हैं भाई, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल की। अगर हम उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल की बात करें तो सेवावधि कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद है 67। और राष्ट्रपति महोदय जो कार्य करते हैं वो कितने वर्ष के लिए करते हैं, 5 वर्ष के लिए। शपथ ग्रहण से लेकर के वो 5 वर्ष के लिए कार्य ग्रहण वो अपने कार्य अवधि में कार्य करते हैं। लेकिन
जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक भी वो उपराष्ट्रपति के पद को संभाल रहे होते हैं। संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जब प्रावधान हम लोगों ने पढ़े थे तो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने में होगा। ऐसी लैंग्वेज उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है। उपराष्ट्रपति के लिए ये लिखा गया है कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव होंगे। ठीक है। क्या भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है। तो ध्यान रखना, भारत में इस संबंध में हमारा संविधान बिल्कुल मौन है। अर्थात हमारे देश में उपराष्ट्रपति महोदय कितने भी बार चुने जा सकते हैं। मैं केवल आपको 2 विकल्प देता हूं। उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में कौन सा कथन सही है? 2 विकल्प है, इन दोनों में से आपको बताना है। पहला है भारत में उपराष्ट्रपति महोदय कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, बात सही है। और दूसरा मेरा ऑप्शन है कि भारत में उपराष्ट्रपति महोदय कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, इसके संबंध में हमारा संविधान मौन है। अगर ये दोनों विकल्प आ जाएं, हालांकि ये दोनों ही विकल्प सही हैं, तो फिर आपका प्रॉपर जो आंसर मेरी समझ से बनेगा वो बनेगा कि हमारा संविधान मौन है। अच्छा, ऐसी ही तुलना हम उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति की करते हैं तो आपको याद होगा राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार बन सकते हैं, तो कितनी भी बार बन सकते हैं। क्या राष्ट्रपति के संबंध में संविधान मौन है? नहीं। आप याद करो आर्टिकल 57 को। तो भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं उसके बारे में तो संविधान लिखता है अनुच्छेद 57 में, लेकिन उपराष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार बन सकता है इसके बारे में संविधान मौन है। उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पद को भरने की समयावधि निश्चित है 6 महीने। ये हम पहले भी राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति महोदय को। और पहले भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति महोदय तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। एक दूसरे को ये त्याग पत्र देते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। तो ये जो है कार्यकाल से संबंधित प्रावधान मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया। पहली बात तो क्या उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो महाभियोग हम लोगों ने पढ़ा था उस समय हमने महाभियोग पर विस्तार से चर्चा की थी। संसद के 2 सदन हैं, एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। अब महाभियोग लगता है वो कहाँ लगता है? संसद में ही लगता है। तो महाभियोग की हमने पहली शर्त तो ये जानी थी कि वो संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। क्या उपराष्ट्रपति को हटाना चाहती है लोकसभा? तो क्या लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आ सकता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे आएगा भाई? राज्यसभा में। तो महाभियोग इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें पता है महाभियोग तो संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। तो पहली शर्त ही यहाँ तो फेल हो गई। और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ आएगा भाई? राज्यसभा में आएगा। तात्कालिक सदस्य जितने भी होते हैं उनके बहुमत से उसको हटाया जाता है, जबकि आप याद करो महाभियोग में 2/3 बहुमत से हर हाल में हटेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, तात्कालिक सदस्य जितने भी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं उनके बहुमत से हटा देंगे, मतलब उनको साधारण बहुमत से हटा देंगे। बाद में तो लोकसभा भी उसे साधारण बहुमत से पास कर देगी। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं कहलाती। और अगर हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं तो उसका पहले प्रस्ताव कहां पर आएगा? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कितने दिन पहले देंगे? 14 दिन। और जब संसद में मतलब सदन में बहस होगी उस समय उपराष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष वहां रख सकते हैं। एक अच्छा सवाल, हमें पता है राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने का कोई प्रस्ताव आया है तो क्या उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में राज्यसभा पहले से ही अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करके रखती है। तो जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आ रहा है तब राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। कौन करेंगे? उपसभापति करेंगे। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यों की।
देखिए, अगर उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यों की बात करें तो मोस्टली इसके दो ही काम हैं, ठीक है। इसका पहला काम है, अनुच्छेद 64 क्या कहता है भाई, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। मतलब राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, कौन व्यक्ति विधेयक पेश करेगा, कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, इन सब बातों का जो निर्धारण करते हैं राज्यसभा में, वो कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, अपितु जो इनको वेतन मिलता है वो किस रूप में मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। और इनको जो वेतन मिलता है वो कितना लाख रुपए मिलता है भाई, 4 लाख रुपए मासिक। वर्तमान में यदि हम बात करें तो इनको 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और जो उपराष्ट्रपति महोदय को वेतन मिलता है वो किस रूप में मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। अब देखिए, एक सदन है राज्यसभा और एक सदन है लोकसभा। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। और लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करते हैं, स्पीकर, जिनको हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 4 लाख रुपए। अब जो काम राज्यसभा में उपराष्ट्रपति कर रहे हैं वही काम लोकसभा में कौन कर रहे हैं, स्पीकर महोदय, लोकसभा अध्यक्ष। जब उपराष्ट्रपति महोदय को वेतन 4 लाख मिल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी वेतन कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए। समझने के लिए हम ऐसा अपने दिमाग में एक माइंड में सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति महोदय के दो ही काम है, इनमें से पहला काम है राज्यसभा का पदेन सभापति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, आपका आंसर आएगा नहीं। भाई हमें पता है उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का है, और राज्यसभा कार्यकाल कितने साल का है, 6 साल का है। तो ये तो वैसे ही पता लग गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। एक सवाल, वो कौन सा सदन होता है जिसका सभापतित्व या अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है, मतलब वो उस सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसका सभापतित्व करता है, तो फिर वो सदन कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। या फिर उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस पद का नाम बताइए जो एक गैर सदस्य होते हुए भी किसी सदन की सभापतित्व करता है या कार्यवाही का संचालन करता है, तो वो कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति महोदय आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में वोटिंग करने का अधिकार है? तो ध्यान रखना, आमतौर पर जो हमारे सदन के चेयरपर्सन होते हैं उनको आमतौर पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। चाहे हम राज्यसभा के सभापति की बात करें, चाहे हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, चाहे हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें, ठीक है। तो आमतौर पर जो इनके अध्यक्ष या सभापति होते हैं उनको भाई वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा में आमतौर पर साधारणतः प्राय जनरली वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मत बराबर आ गए, मतलब टाई हो गया, पक्ष में भी उतने ही आ गए, विपक्ष में भी उतने ही आ गए, फिर जो निर्णायक मत देते हैं वो कौन देते हैं, संबंधित सदन के चेयरपर्सन। तो यहाँ अगर राज्यसभा में बराबर मत आ जाते हैं, टाई हो जाता है, पक्ष और विपक्ष में बराबर के मत आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कास्टिंग वोट निर्णायक मत होंगे वो कौन देंगे भाई, उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। तो पहला काम तो इनका ये हो गया। और यदि इनके दूसरे काम की मैं बात करूं तो इनका दूसरा काम है कार्यवाहक राष्ट्रपति। आपको याद होगा राष्ट्रपति में भी मैंने इसकी चर्चा की थी, और ये अनुच्छेद है 65। भाई 64 में तो पदेन सभापति हो गए और 65 में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लग गया, या राष्ट्रपति महोदय ने अपनी कार्य अवधि पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, या फिर मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई, या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से उनका पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वो कौन बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं तो उनको वही वेतन भत्ते शक्तियां वो सारी ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती हैं जो किसको मिलती हैं, राष्ट्रपति महोदय को। पहली बात, जब उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे हैं तो क्या ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेंगे? नहीं। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे, अपितु राज्यसभा में से ही एक सदस्य को उपसभापति पहले ही चुन के तैयार रखते हैं, वो व्यक्ति जो होते हैं उपसभापति, वो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेंगे। अच्छा, छोटे छोटे सवाल, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे तो क्या वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि पद नया है।
ठीक है। और वैसे भी अंतर है भाई, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो संविधान की रक्षा और जन कल्याण, लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, और उपराष्ट्रपति महोदय जो शपथ लेते हैं वो संविधान में निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उनको फिर संविधान की रक्षा की शपथ लेनी होती है। अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो व्यक्ति जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं वो कौन हुए भाई, एस राधाकृष्णन। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, एस राधाकृष्णन। हम लोगों ने इन पर विशद रूप से चर्चा कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान पढ़े थे। ये 1952 से लेकर के 1962 तक हमारे देश के 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे। आपको मैंने बताया था कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे, दार्शनिक राष्ट्रपति थे। चूंकि इन्होंने शिक्षक के रूप में लंबे समय लगभग 40 वर्ष काम किया था, अतः इनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में हमने खूब विस्तार से एस राधाकृष्णन जी पर चर्चा की थी। एक बात बताना मैं वहां भी भूल गया था, 1931 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो हमें पता है भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने वो कौन बने, एस राधाकृष्णन। एक तो ये 2 बार चुने गए हैं। एक दूसरे व्यक्ति और हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, वो हैं हामिद अंसारी जी। तो ध्यान रखना, अब तक हमारे देश में ये 2007 से लेकर के 2017 तक 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के कार्यभार को 2-2 बार संभाला है। पहले कौन है, एस राधाकृष्णन जी, और दूसरे कौन है भाई, हामिद अंसारी जी। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के कार्यभार को 2 बार संभाला। वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो कौन है, एम वेंकैया नायडू। तो वर्तमान में जो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कर रहे हैं वो महोदय भी कौन है, एम वेंकैया नायडू। क्योंकि हमें पता है राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय। तो अगर व्यक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो ये 13 हैं, लेकिन कार्यकाल की दृष्टि से अगर हम एम वेंकैया नायडू जी को देखें तो ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति 2 बार बन चुके हैं। तो व्यक्तियों में तो 13 रह गए, और कार्यकाल में कौन से उपराष्ट्रपति हैं, 15वें उपराष्ट्रपति हैं। 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर लिया। 5 साल पूरा कार्यकाल नहीं हुआ और उससे पहले ही वो राष्ट्रपति बन गए। एक महोदय का नाम है वीवी गिरी जी, ठीक है, और दूसरे का नाम है आर वेंकटरमन जी। ये दोनों उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ और उससे पहले ही ये राष्ट्रपति बन गए। के रामास्वामी वेंकटरमन, के कामराज की जो समाजवादी, के कामराज, इनकी जो समाजवादी देशों की यात्रा के संबंध में जो यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए इन्हें सोवियत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या इनको सोवियत पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट सेवा के लिए यूएनओ के महासचिव के द्वारा इनको स्मारिका से भी सम्मानित किया गया। के रामास्वामी वेंकटरमन जो उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं, डीयू। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो भी कौन होते हैं भाई, उपराष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों ने राष्ट्रपति प्रॉपर पढ़ाया है और हम लोगों ने उस पर काफ़ी विशद चर्चा की है। राष्ट्रपति महोदय पर हम लोगों ने 5 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, तो काफ़ी लंबी चर्चा की है। बताइए उस उपराष्ट्रपति का नाम जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया। खूब चर्चा की हम लोगों ने और मैं आशा करता हूं शायद आपका आंसर आ भी गया होगा, वीवी गिरी महोदय। आपको पता है भारत के 2 राष्ट्रपति महोदय ऐसे हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। उनमें से पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का निधन 3 मई 1969 को हो गया था। तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति जी कौन बन गए, वीवी गिरी जी बन गए। वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 को रहे थे, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनको राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करना था। तो वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो वो कौन है भाई, वीवी गिरी। वो व्यक्ति कौन से हैं जो उपराष्ट्रपति रहने से पहले एक कूटनीतिक के रूप में काम करते थे? तो एक तो बीडी जत्ती जी,
ये कूटनीतिक के रूप में काम करते थे। साथ ही साथ KR नारायणन जी, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले एक कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते थे। संविधान में कार्यकारी उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। भाई कार्यकारी राष्ट्रपति का तो है, लेकिन कार्यकारी उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मैक्सिमम कितने समय काम कर सकते हैं? तो वो मैक्सिमम 6 माह काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति महोदय में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद हर हाल में 6 महीने में भर लेंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वो मैक्सिमम कितने समय बन सकते हैं? 6 महीने ही वो रह सकते हैं अपने पद पर। हमारे देश में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए वो मैंने आपको बताया था, नीलम संजीव रेड्डी जी। हमारे देश में वो कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो निर्विरोध जो उपराष्ट्रपति महोदय निर्वाचित हुए हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जो निर्विरोध निर्वाचित हुए वो कौन कौन से? पहले एस राधाकृष्णन जी, याद रह जाएंगे, ठीक है। दूसरे की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, आपको याद आया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाला वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे, और बाद में 1979 टू 1984 तक ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए। और तीसरे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखना, कहीं ना कहीं ये अच्छे सवाल हैं कि एस राधाकृष्णन जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी और जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है ये निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल किसका है। तो उपराष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल वीवी गिरि जी का है, और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश में जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला है, एस राधाकृष्णन जी और हामिद अंसारी जी। अब हम बात करते हैं उन उपराष्ट्रपति की जिनका निधन उपराष्ट्रपति पद पर रहते ही हुआ, मतलब उन्होंने 5 वर्ष की कार्यावधि को पूरा नहीं किया, पद पर रहते ही उनका निधन हो गया। वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं कृष्णकांत महोदय जी। एक बात और, मान लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय जो है ना उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय का यथाशीघ्र चुनाव होंगे, ठीक है, यथाशीघ्र, कोई जरूरी नहीं है 6 महीने में हो, लेकिन यथाशीघ्र वो चुनाव होंगे। अब मान लीजिए वो चुनाव हुए तो क्या उपराष्ट्रपति महोदय का शेष अवधि के लिए होगा या फिर पूरे टर्म के लिए होगा? तो ध्यान रखना, ये जो चुनाव होगा ये पूरे 5 साल के लिए होगा, शेष अवधि के लिए नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं किसी लोकसभा सदस्य की मृत्यु हो गई तो वहाँ जो चुनाव होते हैं वो शेष अवधि के लिए होते हैं, विधानसभा सदस्य की मृत्यु हो गई तो वहाँ जो चुनाव होते हैं वो शेष अवधि के लिए होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति मान लीजिए कोई पद पर रहते हुए मर गए, त्यागपत्र दे दिया या उनको संसद ने हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनके चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होंगे, उनके पुनः 5 वर्ष के लिए ही होंगे। तो ये हमने उपराष्ट्रपति महोदय पर विशद रूप से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।